इस यूसीसी से जिस तथाकथित तबके को ये फायदे की बात कर रहे हैं उससे क्या फायदा हुआ, एक फायदा बता दें। पाप करें ये और अभियोग लगाएं कांग्रेस पे। सरकार सवालों से भाग रही है और जब सरकार सवालों से भाग रही है तो हम जनता के बीच आकर सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी हो, वो तराई का रहने वाला हो, वो पहाड़ का रहने वाला हो, मंत्री हो, कोई हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को सामाजिक दृष्टि से एक तबके को गाली दे। एक तो कोड और ऊपर से खास जिस तरह आप कर रही हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित नहीं करता। ये विधानसभा अध्यक्ष के पद के अनुरूप नहीं है। नकल करके कोई पास हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी है। ये पास हो गए लेकिन इन्होंने गलत तरीके से ये पास किया है। ये परीक्षा गलत तरीके से पास की। आज कदम कदम पर हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके हेड्स, उनके मुखिया अगर इनके लिए काम करें तो तब तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको पैरालिसिस कर देते हैं। इनको तो अपनी कमीशन के लिए पूरे प्रदेश को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। बीजेपी को तो इससे फायदा होना है कि जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो पैसा अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खर्च कर रहे हैं बजाय शिक्षा के बजट के, खेल के बजट। अब आप बताइए, पब्लिक को धमका रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे लिखेगा हम मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि ये इन पर नजर रखी जाए। ये धमकाने की बात है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से, बल्कि 2022 के चुनाव में भी बड़े जोर शोर से ऐलान किया गया कि हम यूसीसी लाएंगे और संदेश ये दिया गया कि इस यूसीसी से इस प्रदेश में रहने वाले एक तबके को नुकसान होगा और बाकियों को फायदा होगा। ये भेद करके चुनाव जीतने की इनकी मंशा थी, जो इसमें सफल भी रहे होंगे। 22 का चुनाव जीते। लेकिन जब ये यूसीसी अब सामने आया तो मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के मुखिया से, धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस यूसीसी से जिस तथाकथित तबके को ये फायदे की बात कर रहे हैं उससे क्या फायदा हुआ, एक फायदा बता दें कि इससे क्या फायदा हुआ, वो उस फायदे को बता दें। और दूसरी बात है कि हमारे इस प्रदेश को, जिसको कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे प्रदेश में ये प्रावधान उसके तहत किया गया कि जो युवा लिव एंड रिलेशन में रहना चाहते हैं उनके लिए एक कानूनी वस्त्र बना दिया गया, कानूनी जामा बना दिया गया कि वो रहना चाहते हैं। मैंने कल भी और आज भी मुख्यमंत्री जी से पूछा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके परिवार के कोई लोग, बेटा या बेटी, अगर इस तरह के लिव एंड रिलेशन के लिए इस तरह रहेंगे, इस तरह अप्लाई करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? क्योंकि हम सब इस प्रदेश की इकाई एक परिवार है, इसलिए जब अपने परिवार पर बीतती है तो तब पता लगता है कि क्या होता है। जब खुलेआम बच्चे माँ बाप को, अभिभावकों को आंखें दिखाकर ये कहेंगे ये सरकार ने हमें छूट दे रखी है, तो उस समय इस प्रदेश की उस सबसे छोटी इकाई परिवार का क्या होगा? क्या वो परिवार एक रह पाएगा? तो धामी जी इस प्रदेश को, इस देवभूमि को, जिसकी ख्याति देवभूमि के नाम से है, देवभूमि के रूप में है, इस ख्याति को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं। फिर उसके बाद बड़े जोर शोर से ये प्रचारित किया कि हम एक मजबूत भू कानून ला रहे हैं, मजबूत भू कानून ला रहे हैं। भाई, मजबूत भू कानून ठीक है, हमने कहा कि स्वागत है इस बात का और हम इसको देखना चाहते हैं कि मजबूत भू कानून क्या है। लेकिन मजबूत भू कानून ये है इनका कि 2018 में इनकी सरकार ने जो भू कानून बनाया उसको निरस्त किया और अब 2018 के भू कानून को निरस्त करके कुछ प्रावधानों को भाषा बदलकर उसी को नए रूप में परोसा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 2018 के भू कानून को बदला है तो इसका अर्थ ये है कि उस भू कानून से उत्तराखंड प्रदेश का नुकसान हुआ है। नंबर एक बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उस भू कानून से जो आपकी सरकार ने 2018 में बनाया, अगर उस भू कानून से इस प्रदेश का नुकसान हुआ है तो कृपया आप उस नुकसान को सार्वजनिक करिए कि क्या नुकसान हुए थे। नंबर 2, उस भू कानून के नुकसान की भरपाई के लिए वर्तमान भू कानून में आपने क्या प्रावधान किए गए? अगर उस भू कानून से, 2018 के भू कानून से प्रदेश की जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं तो उन खुर्द-बुर्द हुई जमीनों को आप इस वर्तमान भू कानून जो आप लाए हैं इससे कैसे रिकवर करेंगे उस नुकसान को? कृपया आपको ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन अफसोस है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसीसी में एक तरफ कहते हैं
कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और डेमोग्राफी चेंज होने के पीछे इनकी मंशा आप सब लोग जानते हैं क्या है। लेकिन मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और वर्तमान में इस प्रदेश की सरकार को कि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है और उसके बाद पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। इस 8 साल में और 11 साल में इस प्रदेश में हुए डेमोग्राफिक चेंज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी किसको दोषी मानते हैं, कृपया इस बात का भी जवाब दें। एक तरफ आप यूसीसी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो 1 साल भी इस प्रदेश में रहेगा वो यहां का नागरिक कहलाएगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस डेमोग्राफी चेंज कर रही है। भाई कांग्रेस के हाथ में न केंद्र की सत्ता है, कांग्रेस के हाथ में न राज्य की सत्ता है और अभियोग लगाओ आप कांग्रेस पे, पाप करें ये और अभियोग लगाएं कांग्रेस पे। आज स्पष्ट रूप से यहाँ का जनमानस, यहाँ का नागरिक, उत्तराखंड का नागरिक मुख्यमंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण चाहता है। होता यह था कि स्पष्टीकरण, इस प्रकार के स्पष्टीकरणों के लिए पक्ष और विपक्ष सदन में बतेरी बार ऐसा होता है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं वो भी सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं होते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पूछें तब तो जब ये समय दें। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जहां कम से कम 3-4 दिन का समय बहस के लिए होना चाहिए था, उसको आधे दिन में निपटाते हैं। इन एक्टों पर, जो एक्ट बने, इन पर इनके पारण के लिए, इन एक्टों को पास करने के लिए 70 विधायकों को बोलना होता है कि वह अपनी अपनी राय बोलें, उसके लिए कम से कम 3-4 दिन का समय लगता है। बिल्कुल समय नहीं देते हैं और 3-4 दिन में सब कुछ निपटा देते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है सरकार सवालों से भाग रही है और जब सरकार सवालों से भाग रही है तो हम जनता के बीच आकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक, यहाँ के सब लोग सरकार से इस बात का जवाब मांगेंगे। अभी कल परसों आप जानते हैं किस प्रकार से एक मंत्री ने किस प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग किया। कोई भी हो, वो तराई का रहने वाला हो, वो पहाड़ का रहने वाला हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, वो मंत्री हो, कोई हो, उसको यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को सामाजिक दृष्टि से एक तबके को गाली दे, किसी को भी, चाहे प्लेन्स वाले को चाहे पहाड़ वाले को, किसी को यह अधिकार नहीं है। लेकिन एक मंत्री ने किस प्रकार से गाली दी, इस प्रदेश की संस्कृति को दूषित किया। मैंने ये कहा कि भाई ये विकराल रूप ले लेगा, ये विकराल रूप ले, उससे पहले मंत्री बेहड़ जी इसमें कहें कि भाई रॉ में मेरे मुंह से कुछ निकल गया और स्पष्ट रूप से मैं माफी चाहता हूं, ये बोल दें वो। लेकिन तानाशाही में वो बिल्कुल ऐसा करने को तैयार नहीं। उन्होंने जो शब्द कहे, उन शब्दों को मैं एज इट इज आप लोग के सामने रखता हूं कि अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ होगा तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मतलब उस दुख के लिए खेद प्रकट करते हैं, अपनी बात के लिए खेद प्रकट नहीं करते हैं। जो किसी को दुख हुआ होगा उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। ये शब्दों का जाल है, जिन शब्दों के जाल से, उसके ऊपर से एक तो कोड़ और ऊपर से खाज क्या हुई? कोड़ तो ये हुआ कि जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, और खाज फिर क्या हुई कि विधानसभा की अध्यक्ष उनको इस तरह संरक्षण उनको दे रही हैं और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ऐसे हड़का रही हैं जैसे कि इनकी मर्जी से कोई विधानसभा में आया होगा। विधानसभा के अध्यक्ष जी, आप जो रॉब कर रही है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो रुख, जो जिस तरह आप कर रही हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित नहीं करता, ये विधानसभा अध्यक्ष के पद के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैंने, और मुख्यमंत्री जी भी याचक बन के बोल रहे हैं प्रेमचंद जी की तरफ, प्रेमचंद्र जी की तरफ याचना कर रहे हैं। ये इस प्रदेश की तौहीन है और मैंने प्रेमचंद जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी का मैंने इस्तीफा मांगा है। हम सब लोग मांग करते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर इन पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी हल्द्वानी की मैं बात बताऊं, यहां भी ऐसा हुआ, इंगित कर करके एक एक परिवार में कितने वोट कौन से कांग्रेस के हैं, कौन से दूसरे के हैं, उनको काटा गया है। ये अनफेयर मीन है, ये गैर लोकतांत्रिक है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से नकल करके कोई पास हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी है। ये पास हो गए लेकिन इन्होंने गलत तरीके से ये पास किया है, ये परीक्षा गलत तरीके से पास की। हल्द्वानी की मैं बात करूं, हल्द्वानी की बात करूं, जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो सर्टिफिकेट मिले हैं कि भाई इस पोल पे, माना उदाहरण के लिए 750 वोट पड़े हैं। जो वहां पर अधिकारी होते हैं आखिरी में एक सर्टिफिकेट देते हैं ना कि इस वोट इतने पड़े, जब खोला तो उसमें या तो 200 कम है या किसी में 200 ज्यादा है। क्या हुआ? ये यहां भी ऐसे हुआ है। अनफेयर मीन है सरकार के। जब सत्ता में बैठे हुए लोग
अधिकारियों को अपना एजेंट बनाकर काम करवाएंगे तो भाई ठीक है, हम हार तो हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जनता के सामने खुलासा करने का भी हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। हम अपने उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपने देखा होगा 4 दिन बीजेपी के लोगों ने बड़ा हल्ला किया कि अमेरिका से पैसा आया, इसको आया, उसको आया, और आखिरी में अमेरिका के राष्ट्रपति से स्टेटमेंट आ गया कि वो पैसा, उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड मोदी जी को मैंने वो कितना अरब डॉलर या क्या ऐसा 21 अरब डॉलर तो आपके सामने है। लेकिन 4 दिन कैसा उछाल दिया था। अगर ये बात अमेरिका से नहीं आती तो वो तो चिपका देते हम पे कि कांग्रेस को इस तरह का भी पैसा है, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको इस बात को जनता के बीच लेके जाना है। आज कदम कदम पर हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के माध्यम से अपना तो करप्शन जो किया इस देश का नुकसान, लेकिन अगर हर संस्था को, जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके हेड्स, उनके मुखिया अगर इनके लिए काम करें तो तब तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको पैरालिसिस कर देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस है। हम इस प्रैक्टिस का विरोध करते हैं। मैं बेहड़ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया पूरे प्रदेश में शुरू हुआ कि साहब मीटर लगाएंगे। आपको याद होगा 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे, अब कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। सरकार को क्या 1 साल पहले पता नहीं था कि हमें स्मार्ट मीटर भी लगाने हैं? और अगर वो लगाने थे तो ये पहले के मीटर क्यों लगे? बतेरी जगहों पर 1 साल पहले वो मीटर लगे हैं, यहां भी लगे होंगे मैं नहीं जानता, पर बतेरी जगहों पे लगे हैं। अब सवाल यहां भी लगे हैं। अब सवाल यह है कि वो पैसा कहां से आता है? इनको तो अपनी कमीशन के लिए पूरे प्रदेश को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। उसमें भी कमीशन बाजी हुई और अब इनमें भी कमीशन बाजी हुई। और ये हो किसके लिए रहा है? ये हो रहा है उनके लिए जिन बड़े बड़े लोगों के यहां ये मीटर बनते हैं, ये हो उनके लिए रहा है। बेहड़ जी का जो विरोध था वो पूरे प्रदेश में निश्चित रूप में एक जायज बात थी, तो आग की तरफ फैला। तो ये हम धरातल पर कर रहे हैं, जनता के हितों की लड़ाई को हम धरातल पे लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, उसको भी हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। नेशनल गेम्स अभी हुए हैं और आपकी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट आया कि कई सारे गेम्स में बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाया गया है और मेडल भी जीते हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, नेशनल गेम्स के दौरान तो ये भी आया कि किसी को जिताने के लिए कुछ मांग की गई, बाद में उन्होंने उस कोच को या वो जो अधिकारी थे जिनके हाथ में भी वो काम था उनको हटाया, सस्पेंड किया। लेकिन ये बात वहां भी सामने आई। मैंने एक बात कही है और वो सब पर लागू होती है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल है। मैं जिस चीज का हेड हूं, अगर मेरी प्रैक्टिस करप्ट होगी तो मेरे नीचे रहने काम करने वाले लोग सब करप्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे, और अगर मेरी प्रैक्टिस ईमानदार होगी तो नीचे गड़बड़ करने वाले लोग उससे डरेंगे कि भाई मुझे भी नहीं करना है गड़बड़। तो यहां हो ये गया कि दिल्ली से लेकर यहां तक सब जगह जगह इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो आरोप तो लगाया गया, यशपाल आर्य जी ने भी कहा कि बाहरी खिलाड़ियों को खिलाया गया है। नहीं होना चाहिए। खेलों के विकास के लिए, खेलों के और खिलाड़ियों के विकास के लिए राज्य स्तर पर नीतियां बननी चाहिए जिसमें कि राज्य के लड़कों को मौका मिले और वो जीत के आए। इस बार सदन में बजट भी कम किया गया है, खेलों का बजट कम किया गया। मेरी बात सुनिए, शिक्षा का बजट कम किया गया, केंद्र के स्तर पर शिक्षा का बजट कम किया गया। सवाल यह है कि किसी को पढ़ाई मिले, पढ़ाई अच्छी शिक्षा मिले, उससे बीजेपी को क्या फायदा होना है? बीजेपी को तो इससे फायदा होना है कि जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले वो ज्यादा फायदेमंद है। तो वो पैसा अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खर्च कर रहे हैं बजाय शिक्षा के बजट के, खेल के बजट के। अब आप बताइए, पब्लिक को धमका रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे लिखेगा हम मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि ये इन पर नजर रखी जाए। ये धमकाने की बात है। इसलिए महेंद्र भट्ट जी का पुरजोर विरोध हो रहा है, वो राज्यसभा चले गए हैं। लेकिन मैं महेंद्र भट्ट जी को कह रहा हूं कि जिस दिन वो जनता के वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाएंगे, लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई में किसका साथ